नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी स्वयंवर सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सुनते हैं स्वयंवर। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और नाम लियो न लियो। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ स्थान कियो न कियो। मुकेश का यह प्रसिद्ध भक्ति गीत प्रभा ने बड़ी मुश्किल से गाकर समाप्त किया। आवाज़ उसके गले में फंसने सी लगी थी, माना कि वह संगीत विशारद है, पर हर कहीं तो गाना जम नहीं पाता, खासकर ऐसे माहौल में जहां आप न गज़ल गा सकते हैं न ठुमरी। फिर ले देकर वही भजन रह जाते हैं। प्रशंसा में तालियों की गड़गड़ाहट का यहाँ कोई औचित्य नहीं था। फिर भी श्रोताओं की आंखों में तैरती तृप्ति को देखने के लिए अनायासी उसकी नज़रें ऊपर उठ गईं। वे चारों उसी को देख रहे थे। नज़रें मिलते ही एक ने कहा, कोई फिल्मी सुनाइए ना। हमारे विजय बाबू फिल्म संगीत के बड़े शौकीन हैं। एकदम भीतर तक काठ हो आई थी। असहाय कातर नज़रों से उसने अपने भाई की ओर देखा। आनंद की नज़रों में जैसे लावा उबल रहा था। आदेश सा देते हुए बोला, दीदी अंदर चलो तुम। फिर मेहमानों की ओर मुखातिब होते हुए बोला, श्रीमान, यह कोई विविध भारती का फरमाइशी प्रोग्राम नहीं। आपने लड़की का गाना सुनना चाहा, सुना दिया गया। बस यह मत भूलिए कि आप एक शरीफ घर में बैठे हैं। कैसे स्वर में बात कर रहे हैं आप? घर बुलाकर अपमान कर रहे हैं। इसका परिणाम ठीक नहीं होगा, याद रखिए। अपमान मैंने नहीं, आपने किया है। आप ये न सोचिए कि आप बहकते चले जाएंगे और हम लोग नम्र बने रहेंगे। शिष्टाचार की सीमाएं दोनों को निभानी होंगी। भीतर के दरवाजे से लगी प्रभा सारा वार्तालाप सुनती रही और अपने संभाव्य शादी की योजना को एक बार फिर ध्वस्त होते हुए देखती रही। इच्छा तो हुई थी कि दौड़कर अम्मा को बुला लाए या फिर आनंद को ही रोक ले, पर उससे कुछ नहीं हुआ। जब तक सुन सकी वहाँ खड़ी रही। असहाय हो गया तो इधर अम्मा के पास चली आई। अंदर अम्मा बेचारी समोसों और हलवा की ट्रे में सजाए प्रतीक्षा में बैठी थी। आनंद को यह कभी अच्छा नहीं लगता कि दीदी चाय नाश्ते की प्लेटें मेहमानों के सामने ले जाए। वह खुद ही यह काम कर लेता है। इसीलिए अम्मा ने कहा, ललन से कहो आकर ले जाए, ठंडा हो रहा है। उत्तर में बाहर का दरवाज़ा एक धमाके के साथ बंद हुआ और आनंद खुद ही चला आया। बेटा, यह नाश्ता नाली में फेंक दो, उसने कहा और वहीं चौकी पर पसर कर बैठ गया। क्या हुआ, कुछ बोल तो। लाली तू ही बता दे। कुछ नहीं हुआ, मेहमान उपासे थे। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। आज का प्रदर्शन मेरा आखिरी प्रदर्शन था। अब कभी इस तमाशे के लिए मजबूर ना करना, प्रभा ने कहा और वहाँ से चली गई। कुछ क्षणों के लिए उसे निपट एकांत की आवश्यकता थी, पर भाग कर जाए तो कहाँ जाए। गिनती के 3 कमरे हैं। पिछले 15-20 सालों से इसी में रहते हैं। इससे अच्छा घर अब वो लोग किराए पर ले सकते हैं, पर अम्मा नहीं मानती। कहती हैं पहले प्रभा को निपटाओ, वो अपने घर चली जाएगी, तब हम लोग नए घर के बारे में सोचेंगे। अपने बिस्तर पर लेटकर वह मन ही मन सबसे कट जाने का प्रयास करने लगी, पर किचन का वार्तालाप बरबस उसके कानों से टकरा रहा था। आनंद भी बेतरह उखड़ा हुआ था। अम्मा तरह तरह से उसे समझा रही थी, ऊंच नीच का, सब्र का पाठ पढ़ा रही थी। बेचारी अम्मा इसी तरह दिन भर समझाती बुझाती रहती हैं। उन्हीं के मनुहार की लाज रख लेती है प्रभा, नहीं तो उसे भी कहाँ अच्छा लगता है यह सब। 30 बार करने के बाद भी सज संवर कर इस तरह वधू परीक्षा के लिए बैठते हुए मन भी किस तरह व्याकुल हो उठता है। मन करता है अम्मा से चीख कर कहे, जब सचमुच इन बातों में रस था
जब सपने देखने की उम्र थी तब तो मुझे गृहस्थी की गाड़ी में जोत दिया था। अब वह उत्साह मैं कहाँ से लाऊं? समय की आंधी में मन भी मुरझा गया है, साथ ही रूप लावण्य भी धुंधला गया है। फिर यह रोज की नुमाइश किस लिए? पर वह मुँह से कुछ नहीं कहती। उसमें अम्मा का दोष क्या था? उसकी शादी का सलोना सपना अम्मा ने भी तो देखा था। पता नहीं कब से उन्होंने चुपके चुपके सामान जोड़ना शुरू कर दिया था। उनकी मध्यम वर्गीय दृष्टि में बचत की गुंजाइश ही कहाँ थी। फिर भी वे तैयारी में जुटी थी जिससे समय पर परेशानी ना हो। बहुत बड़े लोग नहीं थे, पर जिंदगी आराम से कट रही थी। पर नियति के प्रहार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। बाबूजी एक दिन दफ्तर गए तो लौटे ही नहीं। लौटा तो उनका छिन्न विच्छिन्न शरीर। नन्हे आनंद ने कांपते हाथों से पिता को अग्नि दी। उसी चिता में प्रभा के सुकुमार सपने भी जल गए। कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर मात्र 18 वर्ष की आयु में उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली। पिछले 14 वर्षों से वहीं जमी हुई है। इस बीच कितने ही तूफान आए पर वह मजबूती से पतवार थामे रही। बाबूजी का सपना था आनंद को डॉक्टर बनाएंगे। प्रभा ने वह सपना पूरा किया। विभा भी इस साल बीएससी हो जाएगी। समय के साथ भागते हुए हाफ चली थी वो। उसने सोचा था अब जिम्मेदारियां खत्म हो चली है, अब थोड़ा सुस्ता लें। पर इधर अम्मा को पता नहीं कैसा पागलपन सवार हुआ है। जब से आनंद की पढ़ाई समाप्त हुई है, हाथ धोकर बेतरह उसकी शादी के पीछे पड़ गई है। उनके जीवन की एकमात्र साथ बन गई है उसकी शादी। तभी से यह देखने दिखाने का चक्र शुरू हो गया है। लोग भी ऐसे हैं, देखने तो आते हैं उसे और मांगते हैं विभा को, जैसे वह लड़की ना हो कोई तरकारी हो गई। छांट कर लेंगे। कितना भी समझाइए कि दोनों बहनों में पूरे 10 साल का अंतर है, पर उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। अब तो जब भी कोई आने को होता है अम्मा विभा को बाहर भेज देती हैं, क्योंकि कितना ही छुपा कर रखो, महिलाएं तो घर देखने के बहाना करके भीतर आ ही जाती हैं। स्कूटर के परिचित आवाज़ से प्रभा की निद्रा टूटी। खिड़की से झांक कर देखा, गोपाल दा ही थे। बड़े सधे हुए ढंग से उन्होंने सीढ़ियों के पास गाड़ी रोकी और फिर संतुलित कदम रखते हुए ऊपर आ गए। बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं, कौन कहेगा इनका दाया पांव घुटने के नीचे से एकदम संज्ञा शून्य है। शारीरिक और मानसिक रूप से कितना झेला है इन्होंने, फिर भी हमेशा हंसते रहते हैं। जब जब अम्मा टूटने लगती है इन्हीं को देखकर हिम्मत जुटाती हैं। बिना किसी नाते रिश्ते वाला यह भतीजा अम्मा को इसीलिए बहुत प्यारा है। स्कूटर की आवाज़ सुनकर उन्होंने ही दौड़कर दरवाज़ा खोला। गोपाल दा ने झुककर पालागन किया तो उन्होंने आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। अपनी प्रिय आराम कुर्सी पर बैठते हुए गोपाल दा ने कहा, कोरे आशीर्वाद से पेट नहीं भरेगा, हलवा खिलाइए। हाय, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने हलवा बनाया है? हलवे की खुशबू उस मोहल्ले तक पहुंच गई है, तभी तो भागा भागा आया हूँ। देसी घी की सुगंध रोज़ रोज़ थोड़े ही मिलती है, इसलिए एकदम पकड़ लेता हूँ। प्रभा को एकदम हंसी आ गई। नाश्ते की अनावृत प्लेटें रसोई में ही तो रखी थी और गोपाल दा बड़े ज्योतिषी बने अम्मा को बहला रहे थे। प्रभा उठी और सजी सजाई ट्रे लाकर बीच वाली मेज पर रखती हुई बोली, गोपाल दा, आप ही प्रसाद पाइए। शायद आप ही के हिस्से का था यह सब, क्योंकि जिनके लिए बना था वे तो अभागे निकले। दरअसल वह जानबूझकर उस प्रसंग को हंसी में उड़ाना चाह रही थी ताकि घर का वातावरण कुछ हल्का हो जाए। क्या यह सब कुछ मैं अकेला खाऊंगा? नहीं, हम लोग भी साथ देंगे। आनंद, तू भी चल ले। आप भी लो ना अम्मा। ओ देखो, विभा भी आ गई। तो यह सारा सरंजाम किसी अभागे के लिए था? गोपाल दा ने पूरा समोसा
मुंह में ठूसते हुए कहा, मैं समझा कोई त्योहार है। तीज त्योहारों का पता भी तो यहीं आकर लगता है। हमारे यहाँ आजकल हर 15-20 दिन बाद त्योहार मनता है दीदी के दिखावे का। अम्मा ने आंखें तरेरी। विभा, पर वह अपनी राह में कहे जा रही थी, हर बार इतना कुछ बचता थोड़ी है गोपाल दा। मारे भुक्खड़ों की तरह सब चट कर जाते हैं। गुड़िया, प्रभा ने सांत्वना के स्वर में कहा, तू क्या समझती है मुझे अच्छा लगता है? मैं तो खुद तंग आ गई हूँ, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तुम क्या तंग आओगी दीदी? तंग तो मैं आ गई हूँ। तुम्हें क्या? तुम्हें तो घर में बैठकर मेहमानों को चाय पिलानी होती है। मुसीबत तो मेरी आती है। न दिन देखते हैं न रात, बस मुझे घर निकाला दे देते हैं। अब तो यह हाल है कि वक्त बेवक्त किसी भी सहेली के यहाँ पहुँच जाऊँ तो पूछने लगते हैं कि क्या कोई फिर दीदी को देखने आया है? शट अप! आनंद दहाड़ा। प्रभा बीच में ना पड़ती तो विभा की गर्दन ही दबोच देता। मुश्किल से उसे शांत किया जा सका। अम्मा भी क्षण भर को हतप्रभ रह गई। बहुत जबान चलने लगी है तेरी। इसको परमानेंट घर निकाला दे दो चाची, सब ठीक हो जाएगा। कैसे दे दूँ? अभी तो बड़ी बैठी है। प्रभा भीतर चली आई। अब वह जाए भी तो कहाँ? विभा भी गुस्से से फनती हुई कमरे में चली आई थी और तकिए में मुंह छुपाकर सिसक रही थी। कमरे में उसके सामीप्य की कल्पना से ही वह सिहर उठी, मजबूर होकर रसोई में चली आई और चाय बनाने लगी। चाय लेकर वहाँ गई, तब वहाँ पर गोपाल दा और माँ दोनों ही थे। आनंद शायद कहीं चला गया था। चाय रखकर वो जाने लगी तो गोपाल दा ने उसे हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। प्रभा, एक प्रपोजल लाया था, तू भी सुन और चाची को समझाने की कोशिश कर। अरे यह क्या समझाएगी मुझे, और क्या मैं मान जाऊंगी? ना बेटा, पहले बड़ी की शादी होगी। विभा की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। पहले ही इतनी परेशानी हो रही है, छोटी की पहले हो गई तो फिर 100 तरह के सवाल उठ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा घर आसानी से नहीं मिलेगा, और वह भी मुफ्त में। होगा उसके भाग्य में तो फिर जुट जाएगा। अम्मा ने तो जैसे सारा प्रसंग समाप्त कर दिया। गोपाल दा ने उसे उठने नहीं दिया और पास बिठाकर सारी बात समझाने लगे। वह सुनती रही और कुढ़ती रही। मन खट्टा हो आया। जो भी आता है विभा के लिए प्रस्ताव लाता है। वह जैसे किसी गिनती में ही नहीं है। एक अरसे से उसने अपने विवाह की आशा त्याग दी थी। तन मन पर एक विराम सा ओढ़कर वह जी रही थी। सुबह शाम ट्यूशन करती, दोपहर भर स्कूल में रहती। बचा खुचा समय अम्मा का हाथ बटाने में निकल जाता। अपने लिए सोचने का अवकाश ही नहीं था। पर पिछले दिनों के भाग दौड़ से एक सपना फिर मन में अंकुराने लगा था। शायद वह स्वयं भी उतनी ही व्यग्र हो उठी है, इसीलिए तो अपना यह अपमानजनक प्रदर्शन करती रहती है। शायद इसीलिए अपनी नन्ही सी बहन के लिए कभी कभी ईर्ष्या होती है। वैसे गोपाल दा वाला प्रस्ताव सचमुच बड़ा लुभावना था। लड़का उन्हीं के बैंक में कार्यरत था और इसी साल IAS परीक्षा में सफल हो गया था। पिता फाइनेंस में डिप्टी सेक्रेटरी थे, बहनोई इंजीनियर थे और गोपाल दा के पड़ोसी थे। बहन विभाग के कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरर थी। इसी रिश्ते की पहल उसी ने की थी। अपने इकलौते सर्वगुण संपन्न भाई के लिए उसे ऐसी ही चांद सी बहू की अपेक्षा थी। कपड़ों की सरसराहट सुन दोनों ने चौंक कर देखा। विभा दरवाजे में खड़ी थी। पर्दे को मुट्ठी में भींचते हुए उसने कहा, आप बेकार परेशान हो रहे हैं गोपाल दा। जानते नहीं, हमारी लाइन अभी क्लियर नहीं है। उसका स्वर एकदम सपाट था, पर आंखें। स्कूल से लौट रही थी। नुक्कड़ पर सविता के पापा से भेंट हो गई। उसने नमस्ते की तो उसका एक औपचारिक सा उत्तर देकर वे अपनी राह हो लिए।
ना मुस्कुराए, ना कुशल क्षेम पूछी। हैरान रह गई प्रभा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, फिर जब से आनंद का रिश्ता तय हुआ है उनके स्वर में सौजन्यता घुल गई है। जब भी मिलेंगे बड़े आदर भाव से मिलेंगे। जानते हैं ना कि घर में अम्मा के बाद उसका ही स्थान है। वे यह भी जानते हैं कि प्रभा जोर न देती तो यह रिश्ता कभी न हो पाता। अम्मा तो प्रेम विवाह के नाम से ही बिदक गई थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया जा सका था। सविता के पापा आए थे। उसने घर आते ही पूछा। हाँ, अम्मा का संक्षिप्त उत्तर था। बहुत जल्दी में थे, शायद तभी ठीक से बात नहीं हो पाई। उन्हें तो हर बात की जल्दी ही पड़ी रहती है। क्या मतलब? क्या मतलब? वही ढाक के 3 पात शादी की जल्दी मचा रहे थे। लड़की वाले हैं, उन्हें उतावला तो होना पड़ता है। लेकिन मैंने तो सगाई के पहले ही बता दिया था कि सब्र करना पड़ेगा। जब तक लड़की की शादी नहीं होगी तब तक मैं लड़के की बात सोच भी नहीं सकती। और तुम्हारी लड़की का संयोग न बने तो क्या उनकी लड़की जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी? यह बहुत गलत बात है अम्मा। बच्चे इज्जत दे रहे हैं, उसका गलत फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। किसी दिन कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो तुम्हारे सारे अरमान धरे रह जाएंगे। उस वक्त तो अम्मा चुप हो गई। उस वक्त चुप हो गई क्योंकि वह प्रभा से डरती थी, पर शायद भरी हुई थी। रात के खाने के समय उन्होंने आनंद को खूब लताड़ा। तू राय साहब को मना नहीं कर सकता? जब देखो तब मुंह उठाए चले आते हैं। मैं क्या उन्हें बुलाने जाता हूँ? आनंद भुनभुनाया। मना तो कर सकता है, क्या उन्हें हमारा विश्वास नहीं है? बार बार पहुँचने का क्या मतलब है? उन्होंने बताया तो होगा कि कविता की शादी तय हो गई है। अगले महीने लड़का अमेरिका जा रहा है। इसीलिए तो कर देना शादी। हम कोई मना करते हैं? कर कैसे देंगे? तुम विवाह की कर दोगी? कभी उनकी ओर से भी तो सोच कर देखो। क्षण भर को निरुत्तर हो गई अम्मा। फिर दूसरे ही क्षण पैतरा बदल कर उन्होंने वार किया। अरे वाह, अभी फेरे भी नहीं पड़े और ललन ससुराल वाले के हो गए हैं। ये क्यों नहीं कहते कि अपनी सहनाई सुनने की बेसब्री है। जिसने इस लायक बनाया है उसका कुछ लिहाज तो किया होता। प्लीज़ चुप करो अम्मा, प्रभा ने तड़प कर कहा। क्यों चुप रहूं? तू नहीं कहेगी तो क्या मैं चुप रह जाऊंगी? मैं नहीं जानती क्या कितने कष्ट से तूने इसे पढ़ाया है। किसी अरे गहरे के बस की बात थी? न अपने खाने का सुख देखा, न पहनने का। पूरी जिंदगी होम कर दी। 2 बार पीएमटी में नहीं आया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर बनाकर ही दम लिया। तेरे बाबूजी होते तो वे भी हाथ खींच लेते। बस करो अम्मा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने जो भी किया अपने भाई के लिए किया, अपने पिता के आत्मा की शांति के लिए किया। मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य किया, किसी पर एहसान नहीं किया। उसे बार बार दोहरा कर तो मुझे छोटा मत बनाओ, प्रभा ने कहा और थाली से उठ आई। खाने की इच्छा ही जैसे मर गई थी। आनंद भी हाथ में कौर लिए पत्थर की मूर्ति की तरह निशक्त निश्चल बैठा हुआ था। उसके होंठ भिजे हुए थे और चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। अम्मा, जैसे बड़ी देर बाद उसे स्वर मिले। वह स्वर एकदम गंभीर और सधा हुआ था। अम्मा, आनंद ने कहा, हाथ में अन्न लिए बैठा हूँ। मैं इसी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती मैं अपनी बात सोचूंगा भी नहीं। बस अब इस विषय में कभी कुछ मत कहना, तुमसे यही प्रार्थना है। एक सन्नाटा सा खींच गया घर में। अम्मा का मुंह खुला का खुला रह गया। फटी फटी आँखों से बेटे को ताकती रह गई। वह भूल गई कि उसके हाथ में पानी से भरा लोटा है और वह हाथ धोने के लिए खड़ी है। इस भयावह स्तब्धता को भंग किया विभा ने। इतनी देर से वो चुपचाप बैठे निवाले तोड़ रही थी। इत्मीनान से अपना खाना समाप्त कर वह उठी। प्रभा के पास जाकर उसके हाथ से लोटा छीनते हुए बोली, अब तो खुश होना दीदी। सुबह की गाड़ी से मामा जी पधारे हैं। जब से आए हैं तो
अम्मा के साथ खुसर फुसर चल रही है। ललन का नाम बार बार उछल रहा है। इस संभावित खतरे को जानकर ही शायद आनंद सुबह से गायब है। वह जानता है कि मामा जी खाली हाथ नहीं आए हैं, शिकायतों का एक पुलिंदा लेकर आए हैं। प्रभा के लिए उन्होंने 2-3 जगह बात कर रखी थी। तय करने के लिए आनंद को बुला भेजा था। वह बेचारा भी भागा भागा गया था, पर एक जगह भी बात नहीं बनी। एक जगह लड़की के रंग को लेकर थोड़ी आपत्ति हो गई। फिर भी उन लोगों ने कहा था 10-5 हज़ार ज़्यादा देने से बात बन जाएगी। जैसे उन रुपयों की चमक से प्रभा गोरी हो जाएगी। उनके मुंह पर थूक कर चला आया था आनंद। मामा जी बहुत बिगड़े थे। ऐसे कहीं काम चलता है? लड़की वालों को तो सब्र से ही काम लेना पड़ता है। एक ने शर्त रखी थी कि अगर छोटे के साथ विभा की सगाई कर दी जाए तो बड़े के लिए प्रभा को ले लेंगे। भला इसमें बुराई क्या थी? एक साथ दोनों की बात पक्की हो रही थी, पर हजरत यहाँ भी ताव खा गए। एक जगह तो लड़के ने खुद ही बात की। घर में कोई था ही नहीं। छोटी छोटी 3 लड़कियां छोड़कर पत्नी पिछले साल ही मरी थी। खाता पीता घर था, पुश्तैनिक मकान, जायदाद सब कुछ था। वो तो दुहाजू था, इसीलिए सस्ते में सौदा पड़ रहा था। और नए लड़के को कौन समझाए? इतनी उम्र तक कौन लड़का कुंवारा बैठा रहेगा? मैं तो भर पाया जिया। तुम्हारी वजह से इस काम में हाथ डालता हूँ, पर इस लड़के का क्या करूँ? कहीं बात जमने ही नहीं देता, तो उसे साथ लेते ही क्यों हो? उसका तो नया खून है, उबाल लेकर ही रहेगा। मुझे तो लड़की के हाथ पीले करने हैं। अब तुम अपनी जिम्मेदारी पर ही कहीं बात चलाओगे तो ठीक है, लेकिन जिया, मैं तो सिर्फ बातचीत ही कर सकता हूँ। बाकी काम तो तुम ही लोगों को करना है। मुझे तो लगता है लड़का खर्च के डर से पीछे हट रहा है। चौकन्नी हो गई प्रभा। जानती है मामा जी के सामने उसे अपनी शादी की चर्चा में भाग लेना नहीं चाहिए। वैसे वो पसंद नहीं करेंगे, पर जो कानों से टकरा रहा है उसे अनसुना कैसे कर दे? फिर मामा जी ठीक ही तो हैं। एक की तो शादी हुई नहीं कि दूसरी तैयार खड़ी है। उसकी अपनी शादी का भी सवाल पीछे चले आता है। खर्चे के डर से क्या लोग लड़कियों को घर में बिठा लेते हैं? लड़कियां 700-800 रुपये महीना घर में लाने लगती है तो बात दूसरी हो जाती है। फिर वे बोझ नहीं रहती। इसके बाद जब्त नहीं कर सकी प्रभा तड़प कर सामने आकर खड़ी हो गई। मामा जी, आसपास वाले ऐसी बात कहे तो समझा भी जा सकता है, पर आप तो घर के आदमी हैं। आप तो यह अन्याय ना कीजिए। मैं गलत क्या कह रहा हूँ बिटिया? जिस तरह हर एक रिश्ता टूट रहा है, उसके लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास? टूटेगा तो तब जब कहीं से जुड़ा हो। यहाँ तो शुरू होने से पहले ही किस्सा समाप्त हो जाता है। और यह सब तुम्हारे भाई की वजह से होता है, समझी? जरा जरा सी बात पर उसका खून खौल उठता है। ऐसे कहीं शादियाँ तय होती है? ना सही। हम लोग शादी के लिए ऐसे घिनौने समझौते नहीं कर सकते। अपनी आत्मा को औने पौने दामों में हम नहीं बेच सकते। इस घर में सिर्फ आनंद ही मुझे सम्मान देता है, इसलिए मेरा अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुन लिया जिया? वह भाई है, यह बहन है। अब बीच वाला क्या कर लेगा बताओ? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मामा जी। मैंने बहुत पहले ही अम्मा से कह दिया है, मेरी शादी का ख्याल छोड़ दे। मुझे अब इस सब में रोज़ रोज़ के तमाशे में इंटरेस्ट नहीं है। और वह लड़का जो कसम खाकर बैठा है। छन्न आवाज़ आई। रसोई से आवाज़ आई तो प्रभा दौड़ कर गई। देखा, विभा फर्श पर पड़े कांच के टुकड़े बीन रही है। लस्सी का गिलास था, चिकनाई की वजह से हाथ से छूट गया। उसने खिसियाए स्वर में कहा, चलता है। प्रभा ने आश्वासन दी और स्वयं भी कांच बीनने लगी। काफ़ी ऊंचाई से गिरा था गिलास। पूरी रसोई में कांच बिखर गए थे। क्या हुआ? अम्मा आवाज़ दे रही थी। कुछ नहीं हुआ है, तुम शांति से बैठे रहो। एक गिलास टूट गया है, प्रभा ने बताया।
कौन सा वाला? वह सेठ वाला तो नहीं? विभा होगी, उसके हाथ में सनीचर है जैसे। जरा संभल कर काम नहीं करेगी, ससुराल जाएगी तो खूब नाम रोशन करेगी मेरा। अभी 10 साल तक तुम्हारी बदनामी का कोई खतरा नहीं, तसल्ली रखो। प्रभा ने चौंक कर देखा, पर विभा का चेहरा नहीं देख पाई। क्या कह रही है? अम्मा बेसब्री में दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम भी तो जरा अच्छा आशीर्वाद दे दिया करो। भला ऐसे घर में वह जाएगी क्यों जहाँ बर्तन धोने पड़े? मेरी लाडो तो राजरानी बनेगी, प्रभा ने दुलार बरसाते हुए कहा। जरूर बनेगी, विभा ने कहा और टुकड़े समेट कर उठ खड़ी हुई। सारे राजकुमार मेरे दरवाजे क्यों लगा कर बैठे ही तो रहेंगे? प्रभा ने फिर चौंक कर देखा, लेकिन विभा आंगन में चली गई थी और वहीं खड़ी होकर पड़ोस की भाभी से बतियाने लगी थी। और लोगों से बात करते समय तो उसके स्वर में जैसे मिश्री घुल जाती है, पर घर में सबको काटने दौड़ती है। क्या होता जा रहा है इसे? कुल जमा 22 की तो अभी हुई नहीं है और शादी के लिए इतनी बेताब होते जा रही है। ये गोपाल दा कहते हैं कि ठीक है, प्रभा की शादी ना होगी तो क्या विभा बढ़ेगी नहीं? आप लोग उसके बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं। सचमुच इस तरह से तो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। छींट वाली फ्रॉक पहनकर मोहल्ले में चिलबिल सी घूमने वाली यह लड़की कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। पता तो तब चला जब उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए, और रिश्ते भी कितने सारे। आनंद के एक डॉक्टर दोस्त ने उसका हाथ मांगा था। मौसी उसे अपनी देवरानी बनाना चाहती थी। एक सहेली के भाई ने उसके लिए हाथ मांगा था। फिर गोपाल दा वाला रिश्ता तो बहुत ही आकर्षक था। जिस दिन से अम्मा ने वह रिश्ता लौटा दिया है, तब से विभा का रोष 100 फनों से फुफकार मार रहा है और जहर उगला जाता है दीदी पर। सिर्फ विभा की तो बात नहीं है। उस दिन सविता मार्केट में मिली थी तो सफाई से कन्नी काट गई, नहीं तो दीदी दीदी कह कर के लिपट ही जाती थी। हाट बाजार कुछ भी नहीं देखती थी। लगी लगाई शादी का टल जाने का दोष उसने प्रभा के सिर ही मढ़ा होगा। कविता की शादी धूमधाम से हो गई थी। स्कूल में सभी के नाम से कार्ड्स आए थे। कविता इसी स्कूल की छात्रा थी। बोर्ड की परीक्षा में वह मेरिट में आई थी। उसकी फ़ोटो प्रिंसिपल के कमरे में लगी हुई थी। उसने याद से अपनी सारी अध्यापिकाओं को निमंत्रण भेजा था, एक प्रभा को छोड़कर। प्रभा ने यह सोचकर संतोष कर लिया था कि घर पर तो बाकायदा निमंत्रण आएगा ही, पर न राय साहब आए न कार्ड ही पहुँचा। आखिर प्रभा से रहा नहीं गया। आनंद से पूछ ही लिया। बोला, मैंने ही मना कर दिया था। अम्मा का दिमाग आजकल ठीक नहीं है। अपने घर किसी का अपमान हो यह मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मा से छुपाकर जाने की मेरी भी इच्छा नहीं थी। पर चुप हो गया आनंद। बिना कुछ कहे प्रभा उसके मन की बात को समझती है। वह अम्मा से उलझना नहीं चाहता, पर कविता सविता को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। कैसी उलझन में फंस गया है बेचारा। हंसना तो जैसे आजकल भूल ही गया है। बात भी करता है तो सिर्फ ज़रूरत भर की। जितनी देर घर में रहता है बुझा बुझा सा रहता है। और सिर्फ आनंद ही क्यों, पूरे घर ने जैसे उदासी की चादर ओढ़ ली है। अभावों में भी चहकने वाला यह परिवार एकदम खामोश हो गया है। हैरत तो तब होती है जब सारी स्थिति के लिए अम्मा उसे ही कोसने, उसके त्याग और तपस्या की गाथा उस समय भूल जाती है। परेशान है प्रभा, क्या करे, कहाँ जाए। कितनी बार मन होता है कुछ खाकर सो जाए, पटरी पर लेट रहे या तालाब में छलांग लगा दे। पर बिन ब्याही लड़कियों का मरना भी तो निरापद नहीं होता। 100 तरह की बातें कर लेते हैं लोग। ऐसी छीछा-लेदर होगी कि परिवार जिंदगी भर उभर नहीं पाएगा। यानी कि मरने के बाद भी इन लोगों का तिरस्कार भर्त्सना सहती रहेगी।
इतनी असहाय हो उठती है कभी कभी वह। बाबूजी की अकाल मृत्यु के बाद कच्ची उम्र में उसने पूरे परिवार का बोझ उठा लिया था, तब भी इतनी हताश नहीं हुई थी। दीदी, ओ दीदी, विभा बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दिए जा रही थी। क्या है? नल बंद करके प्रभा ने शंकित स्वर में पूछा। अम्मा को फिर से चक्कर तो नहीं आ गया? उसे डर हो गया। उसका नाम क्या है दीदी? विभा पूछ रही थी। गोपाल दा के फियांसी की। मेरा मतलब है भूतपूर्व प्रेमिका की। मतलब भूतपूर्व प्रेमिका उषा किरण की। क्यों? उसकी फ़ोटो आई है पेपर में। इतनी मोटी हो गई है। देखो तो किस लिए आई है फ़ोटो? प्रभा पुष्टि करती रह गई, पर तब तक ड्राइंग रूम में पहुंच चुकी थी। इतनी कोफ्त हुई और उसे हंसी भी आई। क्या यह ऐसी ज़रूरी बात थी कि नहाने तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता था? पर विभा है ही ऐसी। धीरज शब्द तो जैसे उसके शब्दकोश में ही नहीं है। थोड़ा अच्छा भी लगा। कितने अरसे बाद विभा ने उसे पुराने लाड़ भरे अंदाज में उसे पुकारा था। किसी तरह चटपट नहाकर बाहर आई और विभा के हाथ से पेपर झटक लिया। हाँ, वही तो थी उषा, नए जिलाधीश की पत्नी। बड़ी गौरवशाली मुद्रा में खिलाड़ियों को पुरस्कार बांट रही थी। गोरी भैंस, विभा ने कहा और मुंह बिचका दिया। अरे अरे, ऐसा नहीं कहते। जानती हो, अपने ज़माने में कॉलेज की बीटी किन हुआ करती थी। होगी, मन तो एकदम काला है। प्रभा ने बहन की ओर देखा। नफरत जैसे चेहरे पर पूत गई थी। एकदम पारदर्शी चेहरा है विभा का। राग द्वेष कुछ भी छिपा नहीं रहता। गोपाल दा पर उसकी विशेष आस्था है, भक्ति है। उनके प्रति किसी अन्याय को वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्षमा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे उषा को क्षमा किसी ने नहीं किया था। 4 साल तक प्रणय का गीत गाने के बाद कितनी आसानी से उसने अपना सुर बदल लिया था। दुर्घटनाएं तो रोज़ ही घटती हैं। अखबार में या रेडियो पर खबर सुन भर लेने का रिश्ता होता है उनमें। मन में थोड़ी सी करुणा, व्यवस्था के प्रति आक्रोश जगता है बस। पर दुर्घटना किसी का जीवन ही बदल सकती है, यह तो उसी समय पता चला। कैसी भयावह रेल दुर्घटना थी वह। अखबार में फ़ोटो देखकर ही मन कांप उठा था। अखबारी और सरकारी आंकड़ों का तालमेल बिठाने के बाद ही हताहतों की संख्या 90 से ऊपर पहुंचती थी। गोपाल दा भी उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। यह सोचकर ही कलेजा मुंह को आता था। बाद में जब उनका नाम घायलों की सूची में निकला तो सब ने राहत की सांस ली थी। गोपाल दा बच गए थे, पर उस समय उन्हें देखकर लगा इस जीवन से तो मौत ही अच्छी थी। कम से कम इस मानसिक और शारीरिक यंत्रणा से तो बच जाते। पूरे 6 घंटे मलबे के नीचे दबे रहने के कारण पाँव पूरा सुन्न हो चुका था। दायां जबड़ा एक तरफ झूल गया था। माथा पूरी तरह झुलस गया था। पहली बार जब उन्हें अस्पताल में देखा था तो रोंगटे खड़े हो गए थे। कहाँ थे वे हंसमुख गोपाल दा? यहाँ तो पट्टियों से जकड़ा हुआ एक असहाय मानव शरीर था। घाव बहुत धीरे धीरे भर पाए थे। चेहरे पर छोटी सी प्लास्टिक सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। पाँव लेकिन ठीक नहीं हो सका। घुटनों से नीचे तक का भाग संज्ञा शून्य ही बना रहा। एकदम साबुत था, इसलिए काटकर अलग भी नहीं किया जा सकता था। शरीर के घाव तो किसी तरह भर भी गए थे, पर मन के घाव भरने में शायद बरसों लगे होंगे। उषा किरण केवल एक बार उन्हें देखने आई थी, उसके बाद उसका पता ही नहीं चला। पूरी तरह स्वस्थ होने में उन्हें 2 वर्ष लगे। इतने लंबे अंतराल के बावजूद उनके बैंक ने उन्हें काम पर रख लिया। यथासंभव सारी सुख सुविधाएं दी। इन काले दिनों में जिसने उनका साथ निभाया था, उन्होंने भरसक उसका प्रतिदान किया था। साये की तरह साथ रहने वाले मौसी के लड़के को इंजीनियर बनाया। दिन रात ईमानदारी करने वाले
रामचरण की बेटी के विवाह का पूरा खर्च उन्होंने वहन किया। आनंद के मेडिकल की पढ़ाई अर्थाभाव के कारण एक दिन भी रुकने नहीं दी। प्रभा जब तक व्यवस्था कर पाती, फीस का, पुस्तकों का प्रबंध हो जाता। तब से उन्हें यही शौक हो गया था, गरीब रिश्तेदारों के बच्चे को ले आते, उनके पढ़ाई का, खाने पीने का पूरा खर्च उठाते। घर क्या था, अच्छा खासा हॉस्टल बन गया था। रामचरण पूरी कमान संभाले रहता। उनकी माताजी 2-4 बार आई भी, लेकिन इस गुलगपाड़े से उबकर वापस गांव चली गई। गोपाल दा भी उन्हें रुकने का उपक्रम नहीं करते। जब तक रहती, शादी की रट लगाए रहती। दीदी, इसी शहर में उसका होना गोपाल दा को कैसा लगता होगा? विभा का युवा भावुक मन बार बार यही सोचकर परेशान हुआ जा रहा था। बात बदलने की गरज से प्रभा ने पूछ लिया, बहुत दिनों से आए नहीं इधर गोपाल दा? उनका बैन लग गया है। क्यों? उनके आने से मेरा दिमाग खराब जो हो जाता है। प्रभा ने देखा, विभा का चेहरा फिर तनने लग गया है। सुबह वाली लाड़ भरी, दुलार भरी मुद्रा फिर लुप्त हो गई है। लेकिन प्रभा को गुस्सा नहीं आया, बल्कि दया हो गई। कितनी जरा सी तो है बेचारी। घर के इस अनिश्चय भरे वातावरण में अपना संतुलन खो बैठती है। तो क्या गलत है? वह साफ देख रही है कि घर में कोई उसके लिए चिंतित नहीं है। शायद यही उपेक्षा उसके लिए असुरक्षा बन गई है। वह मन ही मन जरूर सोचती होगी कि जब तक लोग उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, वह दीदी की तरह बुढ़ा चुकी होगी। निराशा और निराशा के सिवाय कुछ नहीं। वह सीधे स्कूल से गोपाल दा के घर पहुंच गई थी। तब तक गोपाल दा बैंक से लौटे भी नहीं थे। घर पर रामचरण था और दिनेश, गोपाल दा की बुआ का लड़का। उसकी एमए की कक्षाएं सुबह होती थी, इसलिए घर पर मिल गया। दोनों ही उसे जानते थे, इसलिए आदर के साथ उसे बिठाया गया, चाय भी पिलाई गई। दिनेश उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा। दीदी, 6 बजते ही वह उठ खड़ा हुआ और क्षमा याचना के स्वर में बोला, एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी है। कंपटीशन में बैठ रहे हो? जी। तो फिर बढ़ लो, मेरी परवाह मत करो। मेरे लिए यह पत्रिका ही काफ़ी है। पत्रिकाओं का तो बहाना था। दिनेश के जाते ही उसने लोकल पेपर उठा लिया। अंतिम पृष्ठ पर श्रीमती जिलाधीश यहाँ भी विराजमान थी। वह मुग्ध होकर उस चित्र को देखती रह गई। सच, सौंदर्य भी एक वरदान है। ईश्वर ने उसके साथ इतनी कृपणता क्यों की? आनंद और विभा को तो माँ का रंग भी मिला है और रूप भी। वह अभागी बाबूजी पर गई है और बचपन में सब कहते थे, पितृमुखी कन्या बड़ी भाग्यशाली होती है। हेलो प्रभा, कब आई? वह चौंक पड़ी। अरे आप कब आए, पता ही नहीं चला। और चलता भी कैसे? तुम पेपर पढ़ने में तल्लीन थी। वह ऐसी सकपकाई जैसे चोरी पकड़ ली गई हो। चुपचाप पेपर नीचे खिसका दिया। गोपाल दा ने जैसे देख कर भी अनदेखा कर दिया और फ्रेश होने चले गए। प्रभा प्रयत्नपूर्वक दीवार पर लगी पेंटिंग देखती रही। इतने समर्थ व्यक्ति को इस तरह घिसट कर चलना उससे देखा नहीं जाता था। थोड़ी देर बाद वे सफ़ेद बुर्राक कुर्ता पजामा पहन कर आ गए। सामने बैठते हुए बोले, हाँ तो आप कहिए देवी जी, इस गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही। बनो मत, सीधे सीधे यह बता दो, यह खादिम क्या सेवा कर सकता है? हंस दी प्रभा, आपसे जितना आसान थोड़े ही है। अच्छा यह बताइए, आपके पड़ोस में विभा लक्ष्मी रहती ही है ना? हाँ रहती है। क्यों? उनसे भेंट करवा सकेंगे? ज़रूर करवा देता। वह इन दिनों यहाँ नहीं है, भाई की शादी में गई हुई है। इतनी जल्दी? प्रभा ने स्फुट स्वर में कहा। इतनी जल्दी से क्या मतलब? मैडम, ऐसे लड़के ज़्यादा दिन ठहरते थोड़ी हैं। माल मार्केट में आता भी नहीं
और हॉट केक की तरह बिक जाता है। और कोई लड़का नहीं है आपकी नज़र में? था, दिनेश का ही बड़ा भाई था। मैकेनिकल इंजीनियर है, वोल्टास में 1400 पा रहा है। पर चाची इस बुरी तरह बिगड़ी कि मैंने फिर बात ही नहीं उठाई। आजकल में उसकी भी सगाई की खबर आ ही जाएगी। अम्मा तो पागल हो गई है आजकल। पर मैं तो पागल नहीं हूँ ना, उस दिन से उधर का रुख ही नहीं किया। आप अम्मा की बात पर ना जाइए प्लीज़, कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताइए। विभा की शादी अब और टालना ठीक नहीं है। यह बताओ आनंद का क्या चक्कर है? राय साहब मिले थे उस दिन, बहुत परेशान थे। बोले मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। किसी दिन ताव आ गया तो लड़के को किडनैप कर लूँगा और मंदिर में फेरे करवा दूँगा। इन लोगों ने समझ क्या रखा है? भीतर तक कांप गई प्रभा। यह विषय कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। गोपाल दा आनंद के विषय में जानते हैं, उसकी कसम के बारे में जानते हैं। क्या वे भी प्रभा को ही दोषी ठहराएंगे? रामचरण ने उसे उबार लिया, गर्मा गर्म चाय और ढेर सारा नाश्ता सजा कर ले आया। आलू की पकौड़ी, चिप्स, बिस्किट मैं दिनेश के साथ पी चुकी हूँ। एक कप हमारे साथ भी पी लो। जरा रामचरण के हाथ की पकौड़ियाँ खाकर तो देखो। आपका रामचरण तो एकदम आदर्श गृहिणी की भूमिका निभा रहा है। आते ही गरम गरम चाय और नाश्ता तैयार मिलता है। हंस रहे थे गोपाल दा, ऐसी हंसी जिसे सुनकर रुलाई आ जाए। उषा का दमकता चित्र उसकी आंखों के सामने घूम गया और हठात ही वह कह बैठी, आज उषा जी का चित्र आया है पेपर में। हाँ, देखा था सुबह। विभा कह रही थी। क्या? आपको कैसा लगता होगा? क्या लगना है? और कब तक? एक ही शहर में रहकर कब तक बचा जा सकता है? 1000 बार एक दूसरे से टकराएंगे और फोटो तो शायद उसके हर दूसरे चौथे दिन आया करेगी। पेपर वालों का सौंदर्य बोध बहुत उच्च कोटि का होता है। आप तो कितने मज़े से कह रहे हैं यह सब। सुबह विभा का गुस्सा देखते कितना बक रही थी वह। पागल है वह, भला गुस्सा करने जैसा इसमें क्या है? कुछ नहीं है। देखो प्रभा, खंडित मूर्ति की पूजा का विधान तो हमारे शास्त्रों में भी नहीं है, फिर उषा को ही दोष क्यों दें? लेकिन यही एक्सीडेंट शादी के बाद भी तो हो सकता था। मैं बार बार ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रभा, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। यही सब अगर शादी के बाद घटित होता तो उसकी नज़रों में तैरती घृणा, उपेक्षा मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या सचमुच कभी कुछ फील नहीं होता? होता था, बहुत होता था कभी। पर अब मैं पत्थर का बन गया हूँ। जीवन के उस अध्याय को मैंने फाड़ कर गुड़ी मुड़ी करके फेंक दिया है। अब चैन ही चैन है। ठाठ से नौकरी करता हूँ। सुबह शाम इन लड़कों से हंस बोल लेता हूँ। रात घंटे 2 घंटे क्लब में बैठ लेता हूँ। दाल रोटी के लायक कमा लेता हूँ। कुछ क्षण कमरा नीरवती में डूबा रहा। गोपाल दा, बोलो, एक प्रार्थना सुनेंगे? कहो। आपको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है गोपाल दा। मुझे घर चाहिए गोपाल दा। सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। क्या आपके घर में थोड़ा सा स्थान निकल सकता है? बोलिए। रामचरण का हाथ बटाते हुए आपके चरणों में पड़ी रहूँगी उम्र भर। लड़की पागल तो नहीं हो गई है? ये तो कभी मैंने स्वप्न भी नहीं सोचा। आवेश में बही जा रही थी प्रभा। उनकी बातों से ज़मीन पर आ गिरी। हे ईश्वर, क्या कह गई मैं? उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। प्रभा, इधर देखो प्रभा। उसने सिर नहीं उठाया। प्रभा, इस बार आवाज़ इतनी निकट से आई थी कि उसे देखना ही पड़ा। वे उसके बिल्कुल सामने आ खड़े हुए थे। मैं जानता हूँ प्रभा, तुम बहुत परेशान हो। कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी जो तुमसे इतनी बड़ी बात कहलवा गई है, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी।
भूलने की आदत है मुझे, इसे भी भूल जाऊंगा। लेकिन यह बात तुम्हारे हृदय से उठी थी, यह आवाज़ तुम्हारे अंतर मन की आवाज़ थी, तो मुझे बताओ, मैं उस बात को व्यर्थ नहीं होने दूंगा, उन पावन वचनों का निरादर नहीं करूंगा। लेकिन पहले मैं सत्य जानना चाहता हूँ। बोलो प्रभा, बोलो, जवाब दो। बौरा गए हैं गोपाल दा। इतनी बड़ी बात क्या बार बार कही जाती है? धन्यवाद। अभी आप मालती जोशी जी की लिखी कहानी स्वयंवर सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।